हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 113। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 113 है। इस पे हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है माइक्रोबायोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आप समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं सभी का हमने यहाँ पर निवारण किया है। ओके, आप देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और क्या कन्फ्यूजन होता है, वो सभी हम डाउट यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये क्वेश्चन जो भी है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड अक्सर पूछे गए एग्जाम्स में क्वेश्चन है। ओके, और ये सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टेट से मेडिकल एग्जाम्स जो भी होते हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। और हाँ, ध्यान रखें, ये जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए, किसी भी स्टेट से सीएचओ हो, एएनएम का एग्जाम्स हो, स्टाफ नर्स हो, एमपीएसडब्ल्यू हो, हरियाणा स्टाफ नर्स, पंजाब, जम्मू कश्मीर, आसाम, केरला, महाराष्ट्र, यूपी एनएचएम, एमपी एनएचएम, बिहार, सभी के लिए इक्वली रूप से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, देख लें आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और अपना आंसर बताएं। निम्न में से आरएनए वायरस का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आरएनए वायरस? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ए और बी, रेब्डो वायरस और कोरोना वायरस। कोरोना वायरस और रेब्डो वायरस किस टाइप्स के वायरस हैं? आरएनए वायरस हैं। आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन केवल सिंगल पूछा जा सकता है, कोरोना वायरस किस टाइप का वायरस है, डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है? तो आप बताएंगे ये आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए। तो आपको ध्यान में रखना है कोरोना वायरस और रेब्डो वायरस ये किस प्रकार के वायरस हैं? आरएनए वायरस हैं। चलिए थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं आरएनए वायरस और कौन कौन से होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे इसमें क्या करता है, छांटने के लिए बता देता है, चूज करने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी आरएनए वायरस। तो आपको अकॉर्डिंग टू यहाँ पर देख लेना है, इसके बाहर जो होगा वो आपको बताना है कि ये आरएनए वायरस नहीं है। ये सभी लिए गए हैं जितने अभी तक हैं आरएनए वायरस, एक दो को छोड़ के। ओके, कॉमन कोल्ड जो होता है वो कौन से वायरस की वजह से होता है? ये आरएनए वायरस होता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और भी अदर एग्जाम्स में, जो कॉमन कोल्ड है, जो जुकाम हो जाता है, इसमें कौन सा वायरस होता है? तो जब डिफाइन किया जाता है वायरस तो वो आरएनए वायरस होता है। ओके, इन्फ्लुएंजा में कौन सा वायरस होता है? आरएनए वायरस होता है। सार्स, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो इसमें भी कौन सा वायरस होता है? ये आरएनए वायरस है। MERS, इसमें कौन सा वायरस होता है? आरएनए वायरस। कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस 19 जो है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में कि कोविड-19 जो है ये कौन सा वायरस है? ये आरएनए वायरस है। कौन से टाइप का वायरस है? आरएनए। डेंगू वायरस कौन से टाइप का वायरस है? आरएनए वायरस। हेपेटाइटिस टी, ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस सी जो है ये आरएनए वायरस है और हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस है। यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, हेपेटाइटिस सी आरएनए वायरस और हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस है, क्योंकि सभी भी क्या है, ये डिफरेंट होते हैं। ओके, और हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस सी और ई ये आरएनए वायरस के अंतर्गत आते हैं। वेस्ट नाइल फीवर, ये नाइल जो फीवर के नाम से जाना जाता है, और इबोला वायरस ये भी कौन सी वायरस हैं? आरएनए वायरस हैं। ओके, जब आपसे पूछा जाए रेबीज कैसा वायरस है, ये भी आरएनए वायरस है। ओके, पोलियो कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है। और मीजल्स ये कैसा वायरस है? आरएनए वायरस। ये सभी है जितने अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले वायरस होते हैं आरएनए से। ठीक है, ये आरएनए वायरस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। कई बार प्रैक्टिस कर लिया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आपको हेजिटेशन महसूस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है जो अक्सर कन्फ्यूजन में रहता है क्वेश्चन। मोस्टली कई बुकों में भी इसे गलत दिया गया है और भी दिया भी गया है, तो मोस्टली लोगों में क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ लें, फिर इसके बाद इस पर डिटेल से बात करेंगे। आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी? किसे कहा जाता है? कमेंट करिए अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। किसे कहा जाता है? लुईस पास्चर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान या आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी या मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी पे जो मेंशन है लुईस पास्चर। स्पेलिंग देख ले, हिंदी में इस तरह लिखा जाता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें यहाँ पर, ये राइट आंसर है। अब यहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, जब आपसे एग्जाम्स में इस तरह पूछा जाए, इस तरह कि आपसे केवल डायरेक्टली पूछा जाए फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, तो आप बताएंगे बेहिचक लिवेनहॉक, एंटोनियो लिवेनहॉक।
अगर आप इसे लिखना चाहें स्पेलिंग तो लिख सकते हैं। फादर ऑफ मतलब माइक्रोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे ल्यूएनहॉक को कहा जाता है। किसे? ल्यूएनहॉक को। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो इस तरह लिखा जाएगा ल्यूएनहॉक को कहा जाता है। ओके, ये हिंदी मेंशन है इसका। जब आपसे पूछा जाए माइक्रोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तब आप बताएंगे ल्यूएनहॉक को। जब आपसे पूछा जाएगा मॉडर्न माइक्रोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है या फादर ऑफ द मॉडर्न माइक्रोलॉजी, तब आप बताएंगे लुईस पास्चर को। ओके, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ से हमने डिफरेंस बता दिया आपको कि किस तरह पूछा जाता है एग्जाम्स में और किस तरह आपको आंसर देना होता है। ओके, आप इसे हमेशा याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मोस्टली कई बुकों में और भी कई जगह जो पढ़ाया जाता है इस पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं बताया जाता। ओके, तो आपको ध्यान रखना है जब माइक्रोबायोलॉजी का फादर पूछा जाएगा तब आप बताएंगे ल्यूएनहॉक को, और जब भी पूछा जाएगा मॉडर्न माइक्रोलॉजी का पिता किसे कहा जाए तब आप बताएंगे लुईस पास्चर को। ओके, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू, किसके बारे में बात करें? ल्यूएनहॉक के बारे में बात करें। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी द बैक्टीरिया थ्रू द हिज सेल्फ मेड सिंगल लेंस्ड माइक्रोस्कोप। इन्हें इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी ना, किसने की थी? ल्यूएनहॉक ने की थी। कब की थी? लगभग 1675 के आसपास की थी। 1775 में की थी। ओके, ये 1675 के आसपास बैक्टीरिया की खोज जो सबसे पहले की थी ल्यूएनहॉक ने की थी। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की खोज करने वाला प्रथम बंदा कौन सा या कौन सा साइंटिस्ट ने किया था, तो आप बताएंगे ल्यूएनहॉक ने सबसे पहले खोज की थी। ओके, इस वजह से इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। जब मॉडर्न की बात करेंगे तो मॉडर्न में क्या होता है, मतलब वो बाद में मेंशन किया जाता है। ओके, तो मॉडर्न में किसके बारे में बात करेंगे? लुईस पास्चर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख ले बट मेंशन है, बट के बाद नेक्स्ट पॉइंट है लुईस पास्चर इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रोलॉजी का ल्यूएनहॉक और मॉडर्न माइक्रोलॉजी का लुईस पास्चर। ओके, यहाँ से आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, समझना चाहते हैं समझ लें। ओके, अब लुईस पास्चर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ही गेव द प्रिंसिपल ऑफ द पास्चुराइजेशन, इन्होंने क्या किया था? प्रिंसिपल दिया था, सिद्धांत दिया था। किस चीज़ का? पास्चुराइजेशन का सिद्धांत। ये कहाँ? दूध में लागू होता है। जैसे दूध का क्या किया जाता है? पास्चुरीकृत किया जाता है, पास्चुराइजेशन किया जाता है। किसका किया जाता है? मिल्क का। ओके, तो इस पर क्या किया? दूध को अधिकतम तापमान पर 100 से नीचे टेम्परेचर पर उसे क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, फिर उसे अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहता है? पास्चुराइजेशन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पास्चुराइजेशन किसका किया जाता है? जल का, पानी का, वाटर का, मिल्क का, तो आप बताएंगे मिल्क का किया जाता है। ओके, और माइक्रोबायल फर्मेंटेशन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। वैक्सीनेशन का सिद्धांत कई बार पूछा गया, किसने दिया था? इसी ने दिया था। किसने? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने वैक्सीनेशन का सिद्धांत दिया था, वैक्सीनेशन प्रिंसिपल दिया था। माइक्रोबायल ये लिखा है फर्मेंटेशन का सिद्धांत दिया था, और पास्चुराइजेशन का सिद्धांत किसने दिया था? इसने दिया था लुईस पास्चर ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, इसलिए हमने इसे टॉपिक पे कवर किया ताकि कंफ्यूजन न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछे गए सभी क्वेश्चन है ये CHO बिहार में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने वेब्रियो हैजा की खोज की थी? ये वेब्रियो कोलेरा की खोज की थी। हु डिस्कवर द वेब्रियो कोलेरा? तो पढ़ लें, आप अपना आंसर बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने किया था। वेब्रियो हैजा की जो खोज की थी, वेब्रियो कोलेरा की जो खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया माइकोबैक्टीरियम लेप्राई बेसली की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर दी माइकोबैक्टीरियम लेप्री बेसली? ये सभी CHO में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, और किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑल स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स, स्टाफ नर्स, ANM सभी में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन ए, हैंसेन। ये लिखा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री बेसली की जो खोज की थी वो हैंसेन साइंटिस्ट ने की थी, हैंसेन वैज्ञानिक ने की थी। आप यहाँ पर देख ले कब की थी? 1873 में की थी, 1873 में की थी। इनका जो पूरा नाम है ये लिखा है G.A. हैंसन। मोस्टली आपको हैंसन दिया जाता है, अगर G.A. दिया जाए तो कंफ्यूज ना हो, हैंसन के बारे में ही बात करेंगे। ओके, इट वाज द फर्स्ट बैक्टीरियम टू बी द आइडेंटिफाई एज द काज इन द डिसीज इन मैन। इन्होंने ही बताया था कि जिसकी बैक्टीरिया की वजह से जो मनुष्य में रोग होते हैं, इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। किसने? हैंसन ने। लेकिन जो बैक्टीरिया की खोज की थी सबसे पहले, वो किस बंदे ने किया था? 1675 में, 1675 के आसपास लगभग में बात कर रहे हैं। ओके,
तो वो किसने किया था? ल्यूएनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। लेकिन जो हैंसन थे इन्होंने बताया था जो मनुष्य में बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है ना, इसका जो आइडेंटिफाई किया था वो हैंसन ने किया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा बंदा ये भी था, जीए हैंसन नाम है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत कंफ्यूजन में रहता है, आज क्लियर कर दें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ द एंटीसेप्टिक सर्जरी? क्या बताएंगे आप अपना आंसर? कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जोसेफ लिस्टर कहा जाता है, कभी कभी लिस्टर के नाम से ही ये मेंशन होता है। ओके, हु इज़ द फादर ऑफ द एंटीसेप्टिक सर्जरी? ये हैं साइंटिस्ट लिस्टर या जोसेफ लिस्टर कहा जाता है इन्हें। आप इसे क्वेश्चन को लिख ले, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप इसे डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बुक्स में पढ़ने से। ओके, तो यहाँ पर देख लें, एक क्वेश्चन और पूछा जाए, जब आपसे पूछा जाएगा एस्टेराइल सर्जरी का पिता या फादर किसे कहा जाए, तब आप इन्हीं का नाम बताएंगे। किनका? जोसेफ लिस्टर का। लिस्टर भी कहा जाता है इन्हीं को, जोसेफ लिस्टर। कोई बंदा नहीं लिखता है इनका, टाइपिंग में मिस्टेक कर देता है या छोड़ देता है। ठीक है, तो लिस्टर से ध्यान रखना कि जोसेफ लिस्टर पूरा नाम है, लिस्टर भी दिया जाता है। इनको एंटीसेप्टिक सर्जरी का पिता या फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, या एस्टेराइल सर्जरी का भी पिता कहा जाता है। ठीक है, बात ये दोनों एक ही है, लेकिन वैज्ञानिक एक ही है, साइंटिस्ट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया आप। जीवाणु विज्ञान, लिखा जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी? अब आपको बताना होगा इसमें आंसर क्या है। कई बुकों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, यहाँ से आज क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, रॉबर्ट कोच। जो बैक्टीरियोलॉजी के पिता कहे जाते हैं वो किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। ओके, बैक्टीरियोलॉजी का पिता। उसके पहले हमने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात किया था। ओके, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोलॉजी के बारे में बात किया था। ठीक है, तो माइक्रोलॉजी से संबंधित थे ल्यूएनहॉक और मॉडर्न माइक्रोलॉजी से संबंधित थे लुईस पास्चर। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बैक्टीरियोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? बैक्टीरियोलॉजी के बारे में। तो ये किससे संबंधित है? बैक्टीरियोलॉजी ये रॉबर्ट कोच से संबंधित है, मतलब जीवाणु विज्ञान के जो पिता कहा जाता है वो रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आप लाइन से लिख लेना, ऊपर नीचे। ओके, क्योंकि इधर उधर लिखोगे तो भूल जाओगे, फिर पता नहीं रहेगा, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके, एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में था, इसे हमने क्वेश्चन के रूप में सेलेक्ट कर दिया है। ओके, यहाँ पर पूछा गया हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन बैक्टीरियोलॉजी, मतलब भारतीय बैक्टीरियोलॉजी या भारतीय जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है भारत के लिए, इंडिया के लिए? तो शिखा गोयल को कहा जाता है। किसे? शिखा गोयल को कॉल्ड किया जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन बैक्टीरियोलॉजी? शिखा गोयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है, आप पढ़ ले 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़े अपना आंसर बताएं। मलेरिया के उपचार में काम आने वाली दवा कौन सी है? व्हाट इज द मेडिसिन यूज टू ट्रीट द मलेरिया? कौन सी है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी जितनी दी गई हैं। ठीक है, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरोना काल में ये जो क्लोरोक्विन लिखा है ना, ये कोरोना मरीजों को दी जा रही थी अभी हाल ही में, उसके पहले। और ये जितनी भी दवाएं हैं ना, ये सभी कोरोना की हैं, सॉरी इसकी मलेरिया की हैं। किसकी? मलेरिया की। नीचे भी मेंशन है बहुत सारी, उनको भी आप लिखना चाहें तो लिख लें। ये सभी दवाएं मलेरिया के अगेंस्ट दी जाती हैं। ओके, यहाँ पर आप देख लें और भी मेडिसिन जो मलेरिया के अगेंस्ट दी जाती हैं या मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है मलेरिया के लिए। ओके, तो ये लिखा है एटोवैक्नियन या प्रोग्नियल या मलारोन, ये नाम है इनके, आप लिख ले, इंग्लिश में नाम है, इनकी स्पेलिंग पे थोड़ा फोकस कर लेना। क्लोरोक्विन, क्विन, ये क्यूकेन कुछ लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्विनेन भी एक औषधि होती है, मेडिसिन होती है। ये डॉक्सीसाइक्लिन, मेफ्लोक्विन, प्राइमाक्विन, टैफनोक्विन, ये सभी ये इनका मार्केट नाम है। तो ध्यान रखिए, ये सभी किस में दी जाती हैं? ये मलेरिया के इलाज में दी जाती हैं। ओके, सभी मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये पूरी लिखी हुई है जो जनरली ज़्यादा यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ लें आप, फिर आंसर बताएं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन? किसने की थी? बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। पेनिसिलिन जीनस ऑफ द ब्लू और द ग्रीन मोल्ड फंगी या किंगडम ऑफ द फंगी। एक क्वेश्चन बनता है कि जो पेनिसिलिन है ये किससे प्राप्त की जाती है? किससे प्राप्त की जाती है? तो ये किससे प्राप्त की जाती है? फंगस से या फंगी से प्राप्त की जाती है। हिंदी में बात करेंगे तो कई बार पूछा गया ये कवक से प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन
किससे बनाई जाती है, किससे प्राप्त की जाती है, तो आप बताएंगे कवक से या फंगस से। फंगस या फंगी, फंगी है ये प्लुरल और फंगस है सिंगुलर, ठीक है। तो इस पे यूएस को हटा के आई लगा दिए गए, ये क्या हो गया, प्लुरल हो गया। तो इसलिए दोनों वर्ड एक ही हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन मत क्रिएट करें, ठीक है। कवक या फंगस से किसका निर्माण होता है, पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। खोजकर्ता कौन है, बहुत पूछा जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ओके, ध्यान रखना है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, अपने आंसर बताया करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, HIV निम्न में से किस समूह का वायरस है। HIV इज अ वायरस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, क्या बताएंगे आप इसका आंसर। काफ़ी सिंपल है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेट्रोवायरस। HIV किस ग्रुप का वायरस है, रेट्रोवायरस है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, HIV का ये पूरा नाम मेंशन है, आप देख ले, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। ये जो इम्यूनो डिफिशियंसी होता है ये एक साथ लिखा जाता है, इसका मतलब आई के लिए होता है, केवल स्टैंड फॉर ओनली आई। ओके, H फॉर ह्यूमन, I फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी एंड H फॉर ओनली वायरस। ओके, सॉरी, V फॉर वायरस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आई है वो इम्यूनो डिफिशियंसी एक साथ लिखा जाता है। इस ग्रुप टू द, जब भी जीनस की बात की जाए, जो HIV का जो जीनस है वो लेंटीवायरस इसका जीनस है, ठीक है। जब फैमिली की बात करेंगे तो ये कौन सी फैमिली का है, रेट्रोवायरस कहेंगे या रेट्रोविरिडी कहेंगे, क्या, रेट्रोविरिडी। जीनस ये मेंशन है यहाँ पर लेंटीवायरस, और जब फैमिली की बात करेंगे, मोस्टली फैमिली पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना रेट्रोविरिडी या रेट्रोवायरस। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 10, पढ़ लें, आप अपना आंसर बताएं। किस बेसिलस को कोच बेसिलस के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एम्स नर्सिंग में पूछा गया है। विच बेसिलस इज नोन एज कोच बेसिलस। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसे फाइंड कर लेंगे आप आसानी से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, ये कोच बेसिलस के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने खोज किया होगा इसकी, तभी तो कहा जाता है इसे कोच बेसिलस। कोच से ही ध्यान रखना, यही पूछा जाता है, COCH लिखा होता है, सॉरी KOS ये लिखा होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये किस वैज्ञानिक के नाम के साथ जुड़ा है, रॉबर्ट कोच के साथ कोच जुड़ा है, इसलिए कोच बेसिलस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी बंदे ने इसकी खोज की थी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, यहाँ पर थोड़ा समझ ले अगर समझना चाहें तो। ये मेंशन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसे कोच बेसिलस के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज द कोच बेसिलस। क्यों, वो इसकी खोजकर्ता कौन है, वो है रॉबर्ट कोच। कब किया था, मार्च 1882 में किया था, 1882 में बाई रॉबर्ट कोच के द्वारा खोज किया गया था, इसलिए इसे कोच बेसिलस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो नाम है मोस्टली जो एग्जाम्स में दिया जाता है वो माइकोबैक्टीरियम होता है। क्या, माइकोबैक्टीरियम की वजह से क्या होता है, ये हो जाता है बेसिलस। ओके, ये क्या है, एक प्रकार का ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको ध्यान में रखना है इसे। और एक बात है, ध्यान रखिए, ये नोबेल प्राइज़ इनको मिला था फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में, कब मिला था, 1905 में मिला था। तो ये बात ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं अपने लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी कोई पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट कोच को जो नोबेल प्राइज़ मिला था ना, वो कब मिला था, 1905 में मिला था, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, टिटनेस रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है, विच इज द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिटनेस डिसीजेज। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्लॉस्ट्रीडियम। क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम। ये आप लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर UP NHM ANM JNM स्टाफ नर्स में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये हर एक दूसरे साल बाद ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, टिटनेस वाला, ठीक है। और जिसका जीवाणु का नाम जरूर पूछा जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम। ये क्लॉस्ट्रीडियम, कौन सा जीवाणु इसके लिए जिम्मेदार होता है, टिटनेस के लिए, क्लॉस्ट्रीडियम जिम्मेदार होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख ले, इसका जो पूरा नाम है, अगर टिटैनी लिख देते तो आप जनरली इसे फाइंड कर लेते टिटनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए टिटैनी नहीं लिखा जाता, केवल क्लॉस्ट्रीडियम लिखा जाता है। ये हिंदी में यहाँ पर लिखा है, आप लिख ले अच्छे से। ओके, इंग्लिश में पढ़ लें आप, समरी हमने बता दिया आपके लिए, पूरा नाम ये लिखा है, मोस्टली क्लॉस्ट्रीडियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे दिया गया है, मॉन्टॉक्स टेस्ट द्वारा किस जीवाणु की पहचान की जाती है, विच बैक्टीरिया आर आइडेंटिफाइड बाय द मॉन्टॉक्स टेस्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर, किस मेंटॉक्स टेस्ट किया जाता है ना, तो कौन से बैक्टीरिया का पहचान किया जाता है, जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्या, ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरिया।
मोन्टॉक्स टेस्ट के द्वारा जो किस जीवाणु की पहचान की जाती है, माइकोबैक्टीरिया जीवाणु की पहचान की जाती है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं मोन्टॉक्स टेस्ट क्या होता है, किया क्या जाता है। ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट इसे याद रखिए, ठीक है। मोन्टॉक्स टेस्ट से पूछा जाता है कि किस चीज़ का जांच किया जाता है, ये ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पता किया जाता है। टीबी के, तपेदिक के लिख लें, ठीक है। और इसके लिए जो जीवाणु जिम्मेदार होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, वो कौन सा होता है, ये वाला, ये गोला वाला, ओके। ये माइकोबैक्टीरिया लिखा है, ठीक है, माइक्रो मत लिखना, माइकोबैक्टीरिया, ओके। मोन्टॉक्स टेस्ट इज अ स्किन टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है, एक प्रकार का स्किन टेस्ट होता है। इज यूज टू द डिटेक्ट द इन्फेक्शन बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसी को टीबी कहा जाता है, ओके। तो आप समझ गए होंगे मोन्टॉक्स टेस्ट टीबी की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है या उपयोग किया जाता है, एक प्रकार का स्किन टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। बीजाणु, इसी को स्पोर्स कहा जाता है इंग्लिश पे, जम्स समझे इसे, ठीक है। किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा, यहाँ पर लिख देना, जीवाणुओं को किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है। बाय हुम कैन जम या स्पोर्स बी डिस्ट्रॉयड। तो किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है, ऑप्शन आप पढ़ लें फिर आंसर बताएं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बाय ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के द्वारा बीजाणुओं को नष्ट किया जाता है। जम्स कहें या स्पोर्स भी कहा जाता है इन्हें। यहाँ पर थोड़ा समझ लें आप, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ऑटोक्लेव का जो पर्पज होता है, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पोर्स, इसी को कहा जाता है बीजाणु या जम्स, ठीक है। स्टेलाइजेशन किया जाता है किसके द्वारा, ऑटोक्लेविंग के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, पैथोजेंस, इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, और ये बीजाणु, इनका क्या किया जाता है, स्टेलाइजेशन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ऑटोक्लेविंग के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुताया एग्जाम्स में, इसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 121 डिग्री, 121 डिग्री टेम्परेचर ऑफ दी ऑटोक्लेव। कब तक किया जाता है, 30 मिनट तक इतना टेम्परेचर रखा जाता है, ताकि ये पूरी तरह से नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए और इनका उन्मूलन हो जाए, जड़ से इनको खत्म कर दिया जाता है, मर जाते हैं, ठीक है, किल हो जाता है ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑटोक्लेव टेम्परेचर कितना होता है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखें, ये टेम्परेचर रट लें आप, 121 होता है, याद भी होगा, कई बार प्रैक्टिस हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। HIV विषाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके माध्यम से फैलता है, थ्रू whom does the HIV virus spread from person to person। क्या होगा राइट आंसर इसका, सभी लोग तो इस पर PhD किए होंगे, ऑप्शन डी उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। संक्रमित सुई के द्वारा, इन्फेक्टेड निडल, संक्रमित माँ के गर्भ से, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर वोम्स, लैंगिक संपर्क द्वारा, बाय द सेक्सुअल कंटेक्ट, ओके। तो इन सभी के द्वारा क्या होता है, HIV वायरस एक से दूसरे में फैल जाता है, तो ध्यान में रखना है, सावधानी बरतनी है। क्वेश्चन नंबर 15 पे दिया गया है, हाथी पांव किस रोग का प्रमुख लक्षण है। एलिफेंटियासिस इज द मेजर सिम्टम्स ऑफ द फिश डिसीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। हाथी पांव की जगह कभी कभी फील पांव भी लिख के आता है, क्या, फा में बड़ी की मात्रा, ये ला, फील पांव, ठीक है, पांव तो आप लिख ही लेंगे, तो फील पांव भी लिख के आता है कभी कभी। तो फील पांव किस चीज़ का लक्षण है, किस रोग का, ये ऑप्शन डी पे जो दिया गया है ना, ये है फाइलेरिया का लक्षण है। एलिफेंटियासिस इज द मेजर सिम्टम्स ऑफ द फिश डिसीजेज, फाइलेरिया, ओके। तो ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस पर थोड़ा बता दें आपको हम, इस पर फील पाँव या हाथी पाँव क्यों कहा जाता है। एक मच्छर की प्रजाति होती है, मच्छर के प्रजाति के द्वारा क्या होता है, ये फैलता है। इस पर क्या होता है, जो पैर होता है ना, एक जो पैर होता है ये सामान्य पैर से बहुत मोटा हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है। सर्जरी के माध्यम से इसे ठीक किया जाता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत पेन होता है, बहुत मोटा हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, और हाइड्रोसिल्स प्रॉब्लम्स आती है, और भी कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसकी वजह से, ठीक है। आप इतना समझे, हाथी पाँव क्वेश्चन पे अगर दिया गया, एलिफेंटियासिस के बारे में बात किया गया, तो इसका मतलब पैर बहुत मोटा हो जाता होगा, हाथी की तरह हो जाता है, ठीक है। बस इतना समझ ले, जनरली बात, बहुत मोटा पैर हो जाता है, ओके, और काफ़ी खतरनाक डिसीजेज है। चलिए थोड़ा डिटेल्स में बता देते हैं आपको। यहाँ पर Filariasis is an infectious tropical disease caused by any one of the several thread like the parasitic roundworms। एक प्रकार का ये क्या होता है, पैरासाइटिक राउंड वॉर्म्स होता है। थ्रेड लाइक मतलब धागे के समान होता है। ये जब बॉडी में इसका जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो ये इस आकार में होता है, इस आकार में, ठीक है। जैसा हमने पिक्चर्स पे आपको इमेज पे दिखाया है, ऐसे
ठीक है, ये थ्रेड के समान होता है, धागे के समान ऐसा। ये एक प्रकार का राउंड वॉर्म्स पैरासाइट होता है जिसकी वजह से फैलेरिया हो जाता है या हाथी डिसीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है यहाँ पर, पढ़ ले। द टू स्पीज ऑफ द वॉर्म्स मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद दिस डिसीज आर दी वोचेरिया ब्रैंकोफ्टी एंड दी, ये लिखा है ब्रूजिया मलाई। ये पैरासाइट के नाम से दिए गए जो जिसकी वजह से ये होता है कौन, ये फैलेरिया होता है, ओके, या फैलेरेसिस होता है, ये नाम दिए गए हैं। ये विचेरिया ब्रैंकोफ्टी, ये बहुत पूछा जाता है, ये वाला जो गोला कर रहे हैं हम, ठीक है, सर्कल वाला, ये बहुत पूछा जाता है। तो फैलेरिया के लिए जो पैरासाइट है कौन सा जिम्मेदार होता है, ये विचेरिया ब्रैंकोफ्टी। अगर आप स्पेलिंग लिखना चाहें तो लिख लें, हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्पेलिंग लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ओके, हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। द लार्वा फॉर्म ऑफ द पैरासाइट ट्रांसमिट द डिसीज टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ अ मस्कीटो। एक मच्छर के काटने से ये फैलेरिया हो जाता है या फैलेरिसिस हो जाता है या एलिफेंटाइसिस हो जाता है। कई एग्जाम्स में मेडिकल के अलावा भी बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए जो फैमिली है वो कौन सी फैमिली में आता है ये फैलेरिया, ये फ्लैरिडी में आता है, ओके। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में, मच्छर कौन सा होता है, ठीक है। अब इसके लिए कोई एक मच्छर नहीं होता, ठीक है। हम इंडिया के लिए, एशिया के लिए बात करेंगे। नीचे यहाँ पर देख ले, अ वाइड रेंज ऑफ दी लिम्फेटिक फैलेरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मोस्टली यही मेंशन किया जाता है लिम्फेटिक फ्लैरेसिस के लिए जो जिम्मेदार मच्छर है वो कौन सा। अ वाइड रेंज ऑफ द मस्कीटो कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द पैरासाइट डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिक एरिया। इन अफ्रीका द मोस्ट कॉमन वेक्टर इज द एनोफ्लिज। जो अफ्रीका जो कंटिनेंट है ना, उसमें जो फैलेरिया होता है वो एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, और अमेरिका में क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। कौन, फैलेरिया। ये पूरा नाम मच्छर का मेंशन है, क्यूलेक्स मोस्टली बोला जाता है। ये लिखा है क्विंके फेस्टियासस, ये लिखा है फैसियाटस, ये पढ़ लें आप, क्यूलेक्स मोस्टली बोला जाता है। अमेरिका में जो फैलेरिया होगा वो क्यूलेक्स के द्वारा होगा, और जो अफ्रीका में कंटिनेंट में होता है वो एनाफ्लिज के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं अपने यहाँ की, एशिया और पैसिफिक रीजन्स में, मतलब प्रशांत महासागर और एशिया महादेश में ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। सभी के लिए अलग अलग है तो ध्यान में रखना है, ठीक है, रीजन बाय रीजन है ये। तो जो एशिया कहाँ आता है, इंडिया के क्या नाम, सॉरी, जो एशिया कंटिनेंट है इस पर 48 कंट्रियाँ आती हैं, उसी में क्या अपना इंडिया भी आता है। एशिया के अंदर अपना भी कंट्री आता है, तो इसलिए एडीज मच्छर के द्वारा अपने इंडिया में ही माना जाएगा। तो ध्यान में रखना है एडीज, और ये लिखा है मेंसोनिया, दो मच्छर हैं, एडीज और मेंसोनिया के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है पैसिफिक रीजन और इंडिया में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, एडीज, और ये भी मच्छर का टाइप है, शायद आपके लिए नया हो, सुन रहे हो तो ओके। ये जो मेंसोनिया लिखा है ये भी क्या है, एक प्रकार का मच्छर है। तो एडीज और मेंसोनिया के द्वारा ये एशिया और पैसिफिक एरिया में, पैसिफिक का मतलब है जो प्रशांत महासागर है उसके आसपास जो भी देश रहते हैं उस पर जो ये फैलेगा वो एडीज और मेंसोनिया मच्छर के द्वारा, मस्कीटो के द्वारा फैलेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर है 16, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, पेंटावलेंट वैक्सीन निम्न में से कौन से रोग से प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं करता, या मतलब किस चीज़ के लिए पेंटावलेंट नहीं दिया जाता है और सबके लिए दिया जाता है। पेंटावलेंट वैक्सीन डज नॉट प्रोड्यूस द इम्यूनिटी फ्रॉम दी विच आर द फॉलोइंग डिसीज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, बताएं अपना आंसर। राइट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन बी। पोलियो के लिए नहीं दिया जाता पेंटावलेंट, बाकी जो दिए गए ऑप्शन सभी के लिए दिया जाता है। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं पेंटावलेंट के बारे में। पेंटावलेंट में क्या होता है, 5 वैक्सीनें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, अगेंस्ट 5 मेजर डिसीजेज, 5 बीमारियों के अगेंस्ट दिया जाता है। वो बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 पे डिप्थीरिया होता है, दूसरे नंबर पे टेटनस होता है, तीसरे नंबर पे पर्ट्यूसिस होता है, इसी को वूपिंग कफ कहा जाता है। कभी कभी आपको पर्ट्यूसिस मिलेगा और कभी कभी वूपिंग कफ मिलेगा, तो ध्यान रखिए बात एक ही है, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हीमोफिलस दिया होगा उसका जो टाइप बी है उसके लिए दिया जाता है कौन, पेंटावलेंट। इन 5 चीज़ों के लिए डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस बी एंड दी HIV कहा जाता है इसी को, क्या, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो आप देख लें DTP, हेप बी, HIV, ओके, ये है पेंटावलेंट वैक्सीन के अंतर्गत दी जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा इसकी जो डोजेज होती है वो कितनी होती है, कब कब दी जाती है, ओके। अगर आपको आता हो तो जरूर बताया करें, क्वेश्चन ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करें, इससे आपका नॉलेज होगा, माइंड पे थोड़ा जोर पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम इसे नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। अभी हम एक बार और वैक्सीनेशन पढ़ाएंगे अच्छे से, ओके।
क्वेश्चन नंबर 17, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? कल का क्वेश्चन है पिछले वीडियो का। वेन इज द वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिया था, बहुत हमें प्रसन्नता हुई। मैं बहुत खुश हुआ कि मोस्टली सभी लोगों ने इसका आंसर दिया। इसका मतलब सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं। क्या है? ऑप्शन सी, 25 अप्रैल 25 अप्रैल को मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। और इसमें जो परजीवी होता है उस परजीवी का नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। कौन सा परजीवी? प्लाज्मोडियम। तो आपको ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है। मलेरिया जो हो जाता है उसके लिए जो परजीवी जिम्मेदार है, मतलब पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइटिक, तो वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है। कौन से मच्छर से फैलता है? फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। कब मनाया जाता है डे? 25 अप्रैल को। ये पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको बताना होगा क्वेश्चन नंबर 18। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आईपीवी असक्रिय पोलियो टीका किस रूट के द्वारा लगाया जाता है या दिया जाता है? बाय विच रूट इज आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि पिछला वीडियो आप अगर देख लेंगे तो वहाँ पर हमने इसे अच्छे से बताया था, जहाँ पर हमने ओपीवी आईपीवी का डिस्कशन किया था। ओके, आपको वहाँ पर समझाया था स्पेशली आईपीवी ओपीवी के बारे में। अगर वहाँ से आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, फिर अपना आंसर बता सकते हैं। अगर आपको आता हो तो फिर भी आप कमेंट करें, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको डिटेल्स में समझाएंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, कल का जो हमारा टॉपिक होगा हम कवर करेंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, वेक्टर बॉर्न डिसीज के बारे में बताएंगे। ओके, चैनल पर नए इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्स के लिए, एएनएम, स्टाफ नर्स, सीएचओ और भी पीजीआई, एम्स, आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, हो सकता है हम इसे कल तक कवर कर दे अच्छे से, विद डिटेल्स अच्छे से समझा देंगे। चैनल पे नए से सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें अगर मन हो, और इसे पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें आप ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको सफलता मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, चैनल पे हमारा दूसरा चैनल है जीके जीएस पढ़ने के लिए, हमारे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी, ताकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी हमें थोड़ा सपोर्ट करें। आप पढ़ें या ना पढ़ें जीके, लेकिन फिर भी क्या करें, हमें थोड़ा सपोर्ट कर दें। ओके, ताकि हम वहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सब कुछ कवर करेंगे वहाँ पर, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम्स में ज़रूरी है, जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक दे देंगे जहाँ पर आप कमेंट कर रहे हैं या कमेंट करते हैं। ओके, तो सभी लोग जाके सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।